So today's case study about Hyderabad where a man killed his wife and threw it into a lake. तो ये कहानी है गुरुमूर्ति की। गुरुमूर्ति एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर था। उसकी एज अप्रॉक्स 40 इयर्स थी और वो हैदराबाद में वेंकटेश्वरा कॉलोनी मीरपीट में अपने बच्चे और अपनी वाइफ के साथ रहता था। उसकी वाइफ का नाम माधवी था। उसकी भी एज लगभग 35 के आसपास ही थी। वो लोग को देखकर एक नॉर्मल फैमिली के जैसा ही लगता था। वो दोनों की शादी के लगभग 13 साल बीत चुके थे। गुरुमूर्ति जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर था, वो आर्मी में 2003 से 20 तक था। उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। उसके बाद वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड हैदराबाद में जॉब करने के लिए आ जाता है। माधवी की गुरुमूर्ति से लड़ाई अक्सर होती रहती थी। उसे लगता था कि माधवी का कहीं अफेयर चल रहा है। हमेशा माधवी पे डाउट करता था और उसके साथ हमेशा लड़ते रहता था। दोनों की शादी के लगभग 13 वर्ष बीत चुके थे, बट दोनों में झगड़ा धीरे धीरे और बढ़ते जा रही थी। गुरुमूर्ति को माधवी के मायके जाना और उनसे बात करना ये भी उन्हें पसंद नहीं था। 16 जनवरी 2025 माधवी अपने मायके जाना चाहती है पोंगल सेलिब्रेट करने के लिए और ये बात गुरुमूर्ति को पसंद नहीं होता है। इसलिए गुरुमूर्ति माधवी को बार बार मना करता है कि वो ना जाए। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। माधवी बार बार जिद करने लगती है कि मुझे जाना है मायके और गुरुमूर्ति उसे मना करता है। दोनों में इतना ज्यादा बात बढ़ जाता है कि गुरुमूर्ति गुस्सा में माधवी का सर दीवार से मार देता है और माधवी बेहोश हो जाती है। उसके बाद गुरुमूर्ति एक कपड़ा लेके उसका गला दबाता है ताकि वो पूरे तरीके से मर जाए और उसके मरने के बाद गुरुमूर्ति उसका डेड बॉडी बाथरूम में लेकर जाता है। उसके बाद वहां जाकर वो गला, हाथ, पैर ये सब को काट कर अलग करता है और फिर जो कुछ भी वो फ्लश कर सकता था वो फ्लश कर देता है और उसके बाद वो सब डेड बॉडी का छोटे छोटे टुकड़ा करता है। टुकड़ा करने के बाद वो सारे डेड बॉडी को एक जगह रख के और फिर सोचता है कि इसके साथ क्या किया जाए। उसके बाद वो एक बकेट लेता है और बकेट में सारे मांस के टुकड़े डाल देता है। उसमें पानी भरकर वो हीटर से मांस के टुकड़े को गर्म करने लगता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद वो एक प्रेशर कुकर लेता है और उसमें सारे मांस को डालकर उबालना शुरू कर देता है और उसको तब तक पकाता है जब तक कि मांस हड्डी न छोड़ दे। इसके बाद वो हड्डियों को मिक्सर में ग्राइंड करता है। उसके बाद वो मांस के टुकड़े और पिसी हुई हड्डियों को लेकर पास के लेक में फेंक देता है। उसके बाद वो अपने घर की बहुत ही अच्छे से सफाई करता है, एक एक निशान मिटा देता है। उसके बाद वो अपने बहन के यहाँ जाता है जहाँ पे उसके दोनों बच्चे थे। वहाँ से वो अपने दोनों बच्चों को लेके आता है और घर आने के बाद जब बच्चे पूछते हैं कि उसकी माँ कहाँ है तो वो कहता है कि थोड़ी सी हमारे बीच लड़ाई हुई थी, इस बीच में वो माधवी गुस्से में घर छोड़ के चली गई है, तो वो जल्द ही आ जाएगी। इधर माधवी के पेरेंट्स भी माधवी का फोन ट्राई करते हैं पर माधवी का फोन नहीं लग रहा होता है। 2 दिन बीत जाता है। माधवी के पेरेंट्स को ये बात थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि माधवी पर डे अपने पेरेंट्स से बात किया करती थी। इसलिए वो परेशान होकर गुरुमूर्ति को फोन करते हैं। गुरुमूर्ति बोलता है कि माधवी और उसके बीच झगड़ा हुआ था और इसलिए माधवी गुस्से में घर छोड़कर कहीं चली गई है। बट पेरेंट्स को भी गुरुमूर्ति के बात पे बिलीव नहीं होता है, इसलिए वो हैदराबाद आ जाते हैं और वहाँ हैदराबाद में जाके एक मिसिंग कंप्लेन करते हैं। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जांच चल ही रहा होता है। इसी बीच गुरुमूर्ति के चाचा आते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि गुरुमूर्ति ने ही माधवी को मारा है। पुलिस गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर लेती है और कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। गुरुमूर्ति अपना क्राइम इजीली कन्फेस कर लेता है कि हाँ, उसने ही अपनी वाइफ माधवी को मारा है। यहाँ पुलिस को ज्यादा एफर्ट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पुलिस गुरुमूर्ति के स्टेटमेंट को अश्योर करने के लिए अब उसके घर से ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। स्टार्टिंग में तो पुलिस को लग रहा था कि ये एक गुस्से में किया गया मर्डर है, बट जब पुलिस गुरुमूर्ति के घर पे जाती है और जब वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है तब देखती है कि नहीं, ये एक प्री प्लान मर्डर है। क्योंकि जब पुलिस गुरुमूर्ति के घर जाती है और वहाँ पे देखती है तो पूरा घर नीट एंड क्लीन होता है, एक भी निशान नहीं मिलता है। पुलिस को घर देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पे सच में ऐसा इतना बड़ा इंसिडेंट कुछ हुआ है। इसलिए वो घर का कोना कोना जांचती है बट कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद एक फोरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है कि शायद कुछ निशान मिल जाए, कुछ फिंगर्स वगैरह कुछ भी, बट उन्हें भी कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस की मुश्किल बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बिना डेड बॉडी के तो वो मर्डर नहीं मान सकते थे। इसलिए वो इस केस को एज अ मिसिंग केस लेकर चल रहे थे। कई दिन बीत जाते हैं बट पुलिस को एक भी एविडेंस नहीं मिल रहा था। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाती है और वहाँ के करीब जितने भी तालाब वगैरह, जितने भी पॉन्ड्स वगैरह थे, वहाँ पे जाकर थोड़ा बढ़िया तरीके से जांच शुरू करती है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो पास के तालाब में एक मांस का टुकड़ा मिलता है। पुलिस उसे फॉरेंसिक में भेजती है ये अश्योर करने के लिए कि क्या ये मांस का टुकड़ा इंसान का ही है। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ, ये इंसान का ही टुकड़ा है। अब पुलिस इस चीज को और अफर्म करने के
के लिए कि क्या ये माधवी का ही डेड बॉडी का टुकड़ा है। तो माधवी के पेरेंट्स का वो डीएनए लेती है। जब डीएनए और मांस के टुकड़े का डीएनए दोनों को मैच कराया जाता है तो दोनों मैच कर जाता है, जिससे पता चलता है कि ये माधवी की ही डेड बॉडी का एक टुकड़ा है जिसे गुरुमूर्ति ने तालाब में फेंक दिया था। तो सारे एविडेंस गुरुमूर्ति के खिलाफ होने की वजह से गुरुमूर्ति को लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट हो गई एंड दिस केस इज क्लोज्ड।